वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश तिवारी। एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी कि वीडियो को अपलोड करने पर जो है बहुत सारे बच्चों के मोबाइल में ये ब्लर दिख रहा था। तो इसका प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने जो पार्ट 2 का बना है इंग्लिश में था, वो थोड़ा ब्लर आ रहा था तो उसको हम लोगों ने डिलीट किया हुआ है और इस समस्या के लिए हम खेद है। तो हम लोग फिर से शुरू करते हैं। आज का जो सेशन है वो है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन रूल 1975। ये वीडियो पार्ट 2 है उस सेशन का जो अभी आपके आई बटन में आएगा। बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और क्लास बीएससी की जो सेकेंड ईयर की है, कहीं कहीं पे इन्वायरमेंटल लॉ है, उनके बच्चों के लिए है। ये इन्वायरमेंटल साइंस एमएससी के बच्चों के लिए है, लॉ के लिए बच्चों के है, जो पीसीएसजे की तैयारी कर रहे होंगे या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कई पॉइंट्स को जो कि अक्सर एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो शुरू करते हैं। अपना पहला कंटेंट जो है इंट्रोडक्शन। आपने इसका पार्ट 1 वीडियो देखा होगा जिसका लिंक आई बटन में ऊपर अभी आएगा। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन रूल 1975। यह रूल इम्प्लीमेंट हुआ था 27 फरवरी 1975 को। इसमें 11 चैप्टर्स, 35 सेक्शन, 15 फॉर्म और 4 शेड्यूल है। ध्यान रखिए, आप गौर से देखिए कि फॉर्म और शेड्यूल किस तरह लिखा हुआ है। यह जीएसआर नंबर 58 ई जर्नल सब्सिडरी रूल, जीएसआर मतलब जर्नल सब्सिडरी रूल नंबर 58 ई ऑफ सेक्शन 63 फ्रॉम द वाटर पोल्यूशन, जो आपका एक्ट था उसका भी डिस्क्रिप्शन इसमें नीचे आएगा, आप उसको देखिएगा डिस्क्रिप्शन बटन में। और उसमें दिया गया है कि वाटर जो एक्ट है, वाटर एक्ट में जो लास्ट मिसलेनियस वाला पोर्शन है, उस मिसलेनियस में लास्ट जो सेकेंड लास्ट सेक्शन है 63, उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव पावर टू मेक रूल। तो उसी के अंतर्गत ये रूल बना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया था चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 से चैप्टर 11 तक। टोटल इसमें 11 चैप्टर हैं। बहुत शॉर्ट है, एकदम पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ईजिली इसको मैं समझा रहा हूँ। चैप्टर 6 कहता है बजट ऑफ द सेंट्रल बोर्ड। सेंट्रल बोर्ड का जो भी बजट है उसके बारे में विवरण इसमें दिया हुआ है। चैप्टर 6 का सेक्शन 17 जो है वो फॉर्म ऑफ बजट एस्टीमेट की बात करता है। मतलब कि पूरे बजट का एस्टीमेट अगर गवर्नमेंट मांगती है बोर्ड से तो वो किस फॉर्म के अंतर्गत दिया जाएगा। वो दिया जाएगा फॉर्म 1, 2, 3 एंड 4। फॉर्म को लिखने का तरीका आप देख रहे हैं, 1, 2, 3 एंड 4। अगर आप इसको 1, 2, 4 लिख देंगे तो वो गलत है। ये तरीका बहुत सही है, इसी तरह लॉ में लिखा जाता है। फिर अब सेंट्रल बोर्ड ने जब सेंट्रल गवर्नमेंट को वो फॉर्म दिया तो उसके साथ उसको एक इनक्लोजर भी देना पड़ेगा, वो है शेड्यूल 2। अभी लास्ट में स्लाइड में शेड्यूल्स आएंगे, बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं। शेड्यूल एक तरीका है। फॉर्म जैसे आप हाई स्कूल से लेकर अभी तक सारे फॉर्म्स भरते हैं उसी तरह फॉर्म होता है, उसका एक अपना फॉर्मेट होता है। बस ये है कि वो पोल्यूशन के लिए होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सेक्शन 18 कहता है सबमिशन ऑफ बजट एस्टीमेट। अब देखिए, वो फॉर्म में आपने एस्टीमेट भरा, फॉर्म में एस्टीमेट भरने के बाद से अब वो बजट को आप कब कॉल होगा और कब सबमिट होगा। तो बजट जो है वो सेंट्रल बोर्ड का मेंबर सेक्रेटरी जो है उनके वो सबमिट करेंगे 5 अक्टूबर से 5 अक्टूबर टू 16 अक्टूबर के बीच में, 15-16 अक्टूबर के बीच में आपको इसको सबमिट कर देना है। 16 अक्टूबर का लास्ट रात 12 बजे इसकी डेडलाइन होती है और इसको आपको सबमिट करना होता है। अब इसमें हमने 4 अलग सेक्शन लिखे हैं, सेक्शन 19, 20, 21, 22।
आप इसको जानिए। आपको अगर अच्छा लगता है तो अपने नोट्स में मेंशन कर दीजिएगा, नहीं लगता है तो मत कीजिएगा। सेक्शन 19 कहता है एस्टीमेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। अगर कोई एक्सपेंडिचर है आपका तो उसका कोई एस्टीमेट होगा, तो उसके बारे में वो एस्टीमेट जो है उसको कैसे भरा जाएगा, कहाँ सबमिट होगा। तो सिंपल है, सेंट्रल बोर्ड द्वारा भरा जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट होगा। यही चीज़ स्टेट में भी होगी, स्टेट बोर्ड द्वारा भरा जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट होगा। री एप्रोप्रिएशन एंड इमरजेंट एक्सपेंडिचर, अगर कोई इमरजेंट एक्सपेंडिचर है तो भी उसको भी ऐसे ही भर के सबमिट होगा। सेक्शन 21 कहता है पावर टू इंक्वायर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का ब्यौरा कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड से मांग सकती है। इसका तरीका भी है। इसका तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपको 1 सितंबर को कोई ग्रांट दिया गया, 1 महीने बाद वो उसका ब्यौरा ले सकते हैं, ये उनके पावर में है गवर्नमेंट के। सेक्शन 22 कहता है कि ऑपरेशन ऑफ फंड ऑफ सेंट्रल बोर्ड। सेंट्रल बोर्ड के जो फंड हैं उनका ऑपरेशन कैसे होगा, वो टीए, डीए और जो है आपका इसमें सैलरीज, वेजेस जो भी इसमें एक्सपेंड होंगे। कोई अगर आपने किसी को बुला लिया, अपॉइंटमेंट किया आपने किसी कंसल्टिंग इंजीनियर का, तो उसका पैसा वैसा कैसे होगा। तो ये सारा फंड जो है ये यहीं पर मेंशन होता है, कैसे बोर्ड जो है उसका जवाबदेही तय करेगी। इसके बाद चैप्टर 7 है एनुअल रिपोर्ट ऑफ द सेंट्रल बोर्ड। लॉ में ध्यान रखिए कि जो रूल का पोर्शन है उसमें फॉर्म्स और शेड्यूल्स बहुत मायने रखते हैं। पर्टिकुलर फॉर्म पर्टिकुलर शेड्यूल के लिए होता है, पर्टिकुलर शेड्यूल से पर्टिकुलर फॉर्म के लिए होता है, और पर्टिकुलर जो आपका फॉर्म है वो पर्टिकुलर सेक्शन में मेंशन होगा, अदर कहीं सेक्शन में मत लिख दीजिएगा। तो सेक्शन 24 कहता है कि फॉर्म ऑफ एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट का कौन कौन सा फॉर्म होगा, तो एनुअल रिपोर्ट का जो भी फॉर्म है वो टोटल सेंट्रल बोर्ड के द्वारा फुलफिल करके हर जो है वित्तीय सत्र फाइनेंशियल ईयर में सबमिट होगा विथ इनक्लोजर ऑफ शेड्यूल 3। एनुअल रिपोर्ट हमेशा शेड्यूल 3 के अंतर्गत सबमिट होंगे। फिर चैप्टर 8 आता है अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल बोर्ड। सेक्शन 25 कहता है कि फॉर्म ऑफ एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ सेंट्रल बोर्ड शैल बी सबमिटेड विद इन फॉर्म 5, 6, 7, 8 एंड 9। लिखने का तरीका आप देख लीजिएगा, 5, 6, 7, 8, 9 ऑल द थिंग्स आर मेंशन इन रोमन, नॉट इन न्यूमेरिक। चैप्टर 9 कहता है रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल बोर्ड एनालिसिस्ट। सेंट्रल बोर्ड के जो एनालिसिस्ट होगा, जो भी जैसे मान लीजिए कि सेंट्रल बोर्ड ने कहा कि गंगा के पानी का सैंपलिंग करके रिपोर्ट हमें भेजिए, तो सेंट्रल बोर्ड के इस डायरेक्शन को जो एनालिस्ट होगा वो करेगा। करने के बाद से उसको वो फॉर्म 10 के अंतर्गत फिलअप करेगा और फिल करके भेजेगा, चाहे वो सैंपल सीवेज का हो, चाहे ट्रेड इफ्लुएंट का हो, चाहे किसी भी प्रकार का एनालिसिस हो। अब देखिए जो रूल्स इधर चल रहे हैं यही रूल्स आपको एयर रूल में भी मिलेंगे, और एयर रूल तो बहुत छोटा है, वो तो एक ही प्रेजेंटेशन है, उसका एक ही सेशन है, उसमें वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एनालिसिस किया आपने, मान लीजिए कहता है कि आप जो है लखनऊ में गोमती का सैंपल करिए, तो लखनऊ में गोमती का आपने सैंपल करने के लिए एनालिसिस्ट को उसने अपॉइंट कर दिया। एनालिसिस्ट अपॉइंट हुआ, अपॉइंट होने के बाद से उसने क्या किया कि वो सारा सीवेज का और उसका पैरामीटर का चेक किया, एनालिसिस किया, और वो सारा रिपोर्ट एनालिसिस का वो बोर्ड को देगा, और ये हाईली कॉन्फिडेंशियल होता है। ये अभी जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने बताया है कि जो इसका पार्ट 1 वाटर रूल का पार्ट 1 जो वीडियो उसमें बताया, कंसल्टिंग इंजीनियर के ओथ लेता है कि वो किसी भी प्रकार का डेटा को लीक नहीं करेगा, उस डेटा का कोई एक्सपोजर आउटसाइड द प्रेमाइसेस ऑफ द बोर्ड नहीं करेगा, कहीं भी पब्लिश नहीं कर सकते उस डेटा को, वो हाईली कॉन्फिडेंशियल होता है। तो उसको कैसे करेगा, वो फॉर्म 10 के अंतर्गत में भर के उसको सबमिट करेगा। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपका कोई मित्र लॉ का भी है तो उसको भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनके में भी एक पेपर है एनवायरमेंटल लॉ, तो वो भी सब कवर हो जाएगा, उनके में वाटर एक्ट, एयर एक्ट सब है। तो ये सारे वीडियो उन बच्चों के लिए भी हैं। जो बच्चे बीएससी में हैं उनके लिए मैं बता दूं, इसको आप शॉर्ट कर सकते हो,
आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हो, पर शर्त यह है कि आप सेक्शन और उसके हेडिंग्स को नहीं चेंज कर सकते, चैप्टर उसके हेडिंग को नहीं चेंज कर सकते, शेड्यूल्स जहाँ लिखे हैं वो वहीं रहेंगे, फॉर्म्स जहाँ हैं वो वहीं रहेंगे। वर्डिंग्स आप कोई भी बना सकते हैं थोड़ा सा, पर पूरा नहीं चेंज कर सकते। इसके बाद चैप्टर 10 आता है सेंट्रल वाटर लेबोरेटरी का। सेंट्रल वाटर लेबोरेटरी का सेक्शन 27 में इंडिकेशन साफ साफ है कि सेंट्रल वाटर लेबोरेटरी ऑथराइज है किसी भी वाटर सीवेज के सैंपल या ट्रेड इफ्लुएंट के सैंपल को एनालिसिस करने के लिए। और उस एनालिसिस का रिपोर्ट कौन भेजेगा? अब देखिए, एनालिसिस्ट जो अपॉइंट होगा वो फॉर्म 10 के अंतर्गत भेजेगा, और जो सेंट्रल बोर्ड है उसकी जो लेबोरेटरी है वो फॉर्म 11 के अंतर्गत अपने रिपोर्ट्स को लगाएगी। अगर यहाँ पे आपने 10 लिख दिया तो वो अनर्थ हो गया, वो गलत हो जाएगा। फी फॉर द रिपोर्ट, यदि अगर कहीं सेंट्रल बोर्ड किसी भी तरह की टेस्टिंग कराती है और उसका कोई पैसा बनता है, कोई उसका फीस इंक्लूड होता है, तो वो शेड्यूल 4 के अंतर्गत दिया जाएगा। ये नहीं कि आप सेंट्रल बोर्ड से कोई भी चीज़ का मनमाना आप चार्ज करा लो। आपको बोर्ड ने बताया कि आप हमारे यहाँ के लैब, आपका भाई लैब है, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस को सेंट्रल गवर्नमेंट का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक लैब ऑथराइज कर दिया गोमती के एनालिसिस के लिए। अब ऐसा थोड़ी ना है कि मैं उनसे कहूँगा कि ये 50 रुपये का जो टेस्ट हो जाएगा, जो उनके में प्रिस्क्राइब होगा वही अमाउंट आपको वहाँ पे पेड होगा, ये जान लीजिए। तो उस शेड्यूल 4 के अंतर्गत ये अमाउंट्स लिखे हुए हैं और शेड्यूल 4 के अंतर्गत ये अमाउंट पेड होंगे। यही फीस के जो है नियम है, चैप्टर 10 सेक्शन 28 कहता है। और अब इसका लास्ट चैप्टर है चैप्टर 11, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बोर्ड इन रिलेशन टू यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज, चूंकि इसमें ज्वाइंट बोर्ड है, यूनियन टेरिटरीज जो है उसमें सेंट्रल बोर्ड वर्क करता है एज अ स्टेट बोर्ड, मतलब रहेगा तो सेंट्रल बोर्ड पर उसका पावर एंड फंक्शन स्टेट बोर्ड का हो जाएगा। सैलरी सेंट्रल बोर्ड की ही मिलेगी। और फिर इसके बाद से सेक्शन 30 कहता है कि अब वो स्टेट बोर्ड का जो पावर उसके पास है उसके मातहत वो सैंपल ड्रॉन कर सकता है, वो किसी भी व्यक्ति को एम्पावर कर सकता है कि भाई आप सैंपलिंग करवा लो। कोई भी सीवेज, ट्रेड इफ्लुएंट, किसी भी कुएं का, किसी भी झरने का सैंपल की एनालिसिस कभी भी यूनियन टेरिटरी में करा सकते हैं बोर्ड। ये उसके पास फुल फ्लेज पावर होता है, फुल फ्लेज पावर। बार बार ट्रेड इफ्लुएंट आ रहा है, यदि आप वाटर एड का वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको मैं बता दूं, ट्रेड इफ्लुएंट वह इफ्लुएंट होता है जो कि ट्रीटमेंट के लिए एक कैंपस से दूसरे कैंपस ले जाया जा सकता है। मान लीजिए कि मैं लखनऊ में हूँ, मेरी एक इंडस्ट्री है और हमारे पास ज़मीन के अभाव में मैंने वो ट्रीटमेंट प्लांट जो है दिल्ली में लगा रखा है। तो अब हम अपने सारे सीवर इफ्लुएंट को या जो भी इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट है उसको ट्रक से, ट्रक लोड करें, ट्रेन लोड करें, प्लेन लोड करें, जहाज लोड करें, नाव लोड करें, कार लोड करें, जिससे भी आप लोड करके एक प्रेमाइसेस से दूसरे प्रेमाइसेस में गए तो वो इफ्लुएंट, ट्रेड इफ्लुएंट की श्रेणी में आता है। अगर आप पाइप से भी भेज रहे हैं, ओपन चैनल या क्लोज चैनल, तो वो भी ट्रेड इफ्लुएंट में ही आएगा। फिर इसके बाद से फॉर्म ऑफ नोटिस, सेक्शन 31 कहता है कि किसी भी तरह का नोटिस यूनियन टेरिटरी में जारी होगा अंडर फॉर्म 11। आप सेक्शन याद रखो, फॉर्म याद रखो, आप बहुत बढ़िया से इसका आंसर दोगे। सेक्शन 31 फॉर्म ऑफ नोटिस, कौन सा फॉर्म है? फॉर्म 11। कोई भी नोटिस देना हो, कोई भी नोटिस देना हो किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी को, तो वो नोटिस फॉर्म 11 के तहत बोर्ड भेजेगी। पर कहाँ पे? यूनियन टेरिटरी में। स्टेट के लिए अलग है, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल के लिए अलग है फॉर्म। अब एप्लीकेशन ऑफ कंसेंट, बोर्ड आपको अथॉरिटी देती है कि ठीक है, आपको इंडस्ट्री में लगता है कि एक चिमनी है या एक आपका ओपन पाइप है या कंडक्ट है या आपको पानी बाहर निकाल रहे हैं ड्रेन करने के लिए, खोल सकते हैं, ये नियम है। परंतु उस खोलने से पहले पाइप के आपको कंसेंट लेना पड़ेगा बोर्ड से। और जब आप बोर्ड से कंसेंट लेंगे तो किस फॉर्म के तहत लेंगे? फॉर्म 13।
फॉर्म 13 के अंतर्गत आप बोर्ड को रिकमेंडेशन लेटर लिखकर आप उनसे ले सकते हैं कंसर्न कि सर हमारे इंडस्ट्री को ये प्रॉब्लम थी, पिछली सर्वे में जो है कंपनी लोग आए तो कहे कि ओवरलोडेड है, एक आप आउटलेट और खोल लीजिए। अब उस आउटलेट को खोलने के लिए हमको परमिशन चाहिए, बोर्ड आपको परमिशन तुरंत दे देगा। इस फॉर्म के तहत आपके पास ये भी अथॉरिटी है कि आप बोर्ड से कह के खुद के इफ्लुएंट की एनालिसिस भी करवा सकते हैं। सर मेरा ट्रेड इफ्लुएंट जा रहा है, प्लीज़ इसको चेक कर लीजिए, वो चेक कर लेंगे, उसके पैरामीटर्स को चेक कर लेंगे। फिर इसके बाद से सेक्शन 33 कहता है कि प्रोसीजर फॉर मेकिंग इंक्वायरी एंड एप्लीकेशन ऑन कंसर्न। अब आपने जो भी कंसर्न लिया उसकी इंक्वायरी भी होगी। ऐसा नहीं कि आपने एक पाइपलाइन खोलने का लिया, आप 2 खोल दिए, आपने कहीं पे टी मार के ड्रेन कर दिया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेक होंगी। फिर पावर टू गिव डायरेक्शन, सेंट्रल बोर्ड के पास फुल पावर है डायरेक्शन देने का। रिटन फॉर्म में देखिए नेक्स्ट में लिखा है कि सेक्शन 34 सब सेक्शन 1 मेंशन है 33A, कोई भी कम्युनिकेशन, जो भी बच्चे एनवायरमेंट साइंस के हैं ऑल ओवर इंडिया किसी भी इंडस्ट्री में हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, कोई भी कम्युनिकेशन अगर आपका अथॉरिटी भी कहता है कि आप जरा बस इसका हमको पीएच बता दो, तो आप कह देना कि भैया आप हमें इसको मेल कर दो, लिख के मेल कर दो कि हमें इसका पीएच जांच करना है, बस फॉर डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट एनी रिटन रिकॉर्ड। अगर आप कोई भी इस तरह का वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, वर्बल ऑर्डर रिसीव करते हैं, वो मान्य नहीं है। आप मोबाइल पे भी रिकॉर्ड करके भेजेंगे, वो मान्य नहीं है, वो रिटन टेक्स्ट ही मान्य होता है, ये जान लीजिएगा। फिर सेक्शन 35 कहता है कि मैनर ऑफ गिविंग नोटिस। अब यहाँ पर नोटिस की जो बात आती है वो स्टेट्स को, सेंट्रल बोर्ड को नोटिस जो है गवर्नमेंट दे या बोर्ड किसी व्यक्ति को दे, वो किस फॉर्म में आएगी? फॉर्म 15 के अंतर में आएगी। ठीक है, ये आपका टोटल जो है वाटर रूल का पार्ट 2 वीडियो है। थैंक यू वेरी मच। और एक जो इसमें हम लोग को बार बार बच्चे पूछते हैं कि सर शेड्यूल क्या है, तो ये देखो, ये ऊपर आप देख रहे हो ये फॉर्म है, जैसे आप हाई स्कूल इंटर का भरते हो तो ये फॉर्म है, और ठीक उसके नीचे ये पैरामीटर्स जो दिए गए हैं ये शेड्यूल हैं। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है क्योंकि इससे ज़्यादा जूम नहीं हो रहा है। तो ये ऊपर फॉर्म है और नीचे शेड्यूल है। जैसे आप हाई स्कूल से लेके अभी तक का जो भी फॉर्म भरे हो ना, ठीक उसी तरह फॉर्म होता है। ठीक, परेशान होने की एकदम ज़रूरत नहीं है, ये आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा जब तक कि आप CPCB में इन्वायरमेंटल साइंस करके MSc वर्क ना कर रहे हो, या किसी कंसल्टेंसी में इन्वायरमेंटल साइंस करके वर्क ना कर रहे हो। ठीक है, तो उस आपको बस ये जानना है कि फॉर्म्स कैसे होते हैं। तो फॉर्म सिंपल ऐसे होते हैं, शेड्यूल्स में उसी के गाइडलाइंस को प्रिस्क्राइब किया रहता है। आपको कोई भी क्यूरी हुआ करे तो आप लोग पूछा कीजिए, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज हमारे डिपार्टमेंट का है, और जो है हम लोग कंटिन्यूस जो है इसको प्रमोट कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल लॉ का सेशन चल रहा है पूरा। थैंक यू वेरी मच। आपके पास जो है जो भी कंटेंट है, अगर कोई इससे रिगार्डिंग क्यूरी हो तो आप हमको नीचे कमेंट में कर सकते हैं। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।